इस मार्च 2026 के पहले हम भारत को नक्सलवाद से मुक्त करा देंगे। भाई ये देख। भाई ये तो सिर्फ ट्रेलर है। इसके पीछे की पूरी पिक्चर और भी इंटरेस्टिंग है। वो समझेगा या फिर एक क्लिप्स ही देखेगा? बता बता। तो भाई फिक्र मत कर, आजा, मैं तुझे अच्छे से समझाता हूँ, और वो भी सिंपल भाषा में। इस पूरी स्टोरी में हीरो और विलन एक ही है, नक्सलिज्म। तो कॉफी ले आ और कान खोल के बैठ। चल चल। चल चल। तो सुन, ये पूरी कहानी की स्टार्टिंग होती है 1967 में एक वेस्ट बंगाल के एक छोटे से विलेज नक्सलबारी से। इसीलिए इसका नाम नक्सलिज्म पड़ा। हाँ ठीक है, नक्सलबारी आई नो, वो मैं समझ गया। बट ये बता, ये मूवमेंट स्टार्ट कैसे हुआ? चल अब तो मैं तेको ये बताता हूँ कि मूवमेंट स्टार्ट कैसे हुआ। तो वहाँ पे गरीब किसान और आदिवासियों की जमीनों पर बड़े बड़े जमींदारों का कब्जा था, और एक्सप्लॉयटेशन इस लिमिट तक आ गया कि उन्हें वेपन्स उठाने पड़े। और इस मूवमेंट को लीड किया चारू मजुमदार और कानू सन्याल जैसे कम्युनिस्ट लीडर्स ने, जो चाइना के लीडर माओ जेडोंग से इंस्पायर होते थे, और इन्हें इसलिए माओइस्ट भी कहा जाता है। माओइट्स, ठीक है। तो मतलब ये लोग साथ रहे, ठीक है। बट एक चीज मेरे को अभी भी समझ नहीं आ रही, ये मूवमेंट इतना कैसे फैल गया, तो ये समझा आप। तो भाई इसके बाद इन लोगों ने अपनी एक पार्टी बनाई 1969 में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट एंड लेनिनिस्ट। लेकिन ये ज्यादा देर तक एक साथ नहीं रह पाए, क्योंकि पुलिस ने इनके ऑपरेशंस को काउंटर करना स्टार्ट किया। और जुलाई 16, 1972 में चारू मजुमदार को पुलिस ने एक सेफ हाउस से अरेस्ट कर लिया। और ठीक 12 दिनों बाद 28 जुलाई 1972 को चारू मजुमदार की पुलिस कस्टडी में ही डेथ हो गई। पुलिस ने ये कहा कि उनकी डेथ हार्ट अटैक से हुई, लेकिन उनके फॉलोअर्स का मानना ये रहा कि उन्हें टॉर्चर करके पुलिस द्वारा ही मारा गया है। पुलिस कस्टडी में और हार्ट अटैक, वाह कितना स्ट्रेंज नहीं है ये। चल ठीक है, मान लिया। तो उसका बता, कानू सन्याल का क्या हुआ फिर? भाई तो इतना तो समझ आ गया ना कि चारू मजुमदार इस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे, और लोगों का मानना ये है कि उनकी डेथ कस्टोडियल मर्डर से हुई। इस पे आते हैं कि कानू सन्याल का क्या हुआ। कानू सन्याल इस पार्टी के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे। पुलिस ने इन्हें 1970 में अरेस्ट किया, और चारू मजुमदार की डेथ के बाद ये पार्टी पूरी तरह से बिखर गई। और 1977 में जब कानू सन्याल को पुलिस ने रिहा किया, तो इंटरेस्टिंगली इन्होंने वायलेंस का पाथ एकदम ड्रॉप कर दिया और पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में दोबारा से एंट्री लेने का ट्राई किया। और इन्होंने 2010 में सुसाइड कर अपनी जान ले ली। सुसाइड? और मूवमेंट का क्या हुआ फिर? तो भाई पार्टी के मेन लोग जा चुके थे, और पार्टी की सेंट्रल पावर एकदम खत्म हो गई थी, और मूवमेंट के 40 से ज्यादा अलग अलग टुकड़े हो गए। अब इन्हीं स्मॉल ग्रुप्स में से दो ग्रुप्स काफी पावरफुल बनकर उभरे। एक था पीपल्स वॉर ग्रुप, जो कि आंध्र प्रदेश में ऑपरेट करता था, और एक था माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर, जो बिहार और झारखंड में ऑपरेट करते थे। एक पीपल्स वॉर ग्रुप, ठीक है, और दूसरा एक माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर, ठीक है। तो इन दोनों में फर्क क्या है फिर? दोनों ही ग्रुप्स आर्म्ड स्ट्रगल में बिलीव करते थे, लेकिन दोनों की वर्किंग स्टाइल्स फिर भी डिफरेंट है। पीडब्ल्यूजी ने गुरिल्ला वॉरफेयर में परफेक्ट किया और अपने आर्म्ड कार्डर को बढ़ाया, और एमसीसी ने लाल सेना को शुरुआत कर गांव-गांव में दरबार चलाने शुरू किए, जिसे पीपल्स कोर्ट और जन अदालत भी कहते हैं। और ये दोनों ही ग्रुप्स की ताकत काफी बढ़ने लगी, और ये आपस में क्लैश भी करने लगे। तो 2004 में इन्होंने डिसाइड किया कि अगर इन्हें देश के लिए सबसे बड़ा इंटरनल थ्रेट बनना है, तो इन दोनों को एक साथ होना ही पड़ेगा। तो सितंबर 2004 में इन्होंने और बाकी छोटे छोटे ग्रुप्स ने आपस में मर्ज कर एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, जिसे सीपीआई माओइस्ट भी कहा जाता है। और आज की डेट में नक्सलिज्म का सिग्निफिकेंट पार्ट ये सीपीआई माओइस्ट के लिए ही जाना जाता है। अच्छा, तो बेसिकली जो अब हम नाम सुनते हैं सीपीआई माओइट्स, तो इसका मतलब ये तो इन दो का मर्जर ही हुआ एक तरीके से। सेंस तो बन रही है अब, ठीक है, अब समझ आ रहा है। तो इसका मतलब एक्सप्लॉयटेशन हुआ किसान का नक्सलबरी गांव में, उस चक्कर में ये मूवमेंट चालू हुआ होगा, ठीक है। मजूमदार एंड सन्याल इन दोनों ने मिलकर काफी काम किया, लोगों की मदद करी, मूवमेंट को आगे बढ़ाया। बट धीरे धीरे करके ये लोग पीछे हटते गए, या फिर इन्होंने सुसाइड कर लिया। और फिर क्या देखते हैं हम, पावर्स टूट गई। उसके बाद क्या हुआ, मेजर दो ग्रुप जो तूने बताए वो दोनों कंबाइंड हुए, और इसके साथ एक नया प्रॉपर मूवमेंट चालू हुआ, सीपीआई माओइस्ट, जो हम अभी जानते हैं। इसका मतलब यही है क्रक्स। पर भाई एक बात बता, ये एक लोकल मूवमेंट से ये इतना बड़ा नेशनल थ्रेट कैसे बन गया? इसका लॉजिक समझा। हाँ भाई, स्टार्टिंग में तो ये सिर्फ लोकल मूवमेंट ही थी, लेकिन कुछ रीजंस के कारण ये एक नेशनल थ्रेट बन गया। पहला, चारू मजुमदार की एनाहिलेशन लाइन नाम की थ्योरी थी। इसमें पुलिस, जिसमें वो क्लास एनिमीज को मारने का ऑर्डर देते थे।
इसमें सिर्फ जमींदार ही नहीं, सरकारी अफसर, टीचर्स और तो और आम जनता भी थी जो इनकी आइडियोलॉजी से सहमत नहीं थे। जब भी नक्सल्स का इन एरियाज में कंट्रोल बढ़ता था, ये लोग वहाँ पे अपनी सरकार बना लेते थे और पीपल्स कोर्ट के द्वारा ये वहाँ के लोकल केसेस को सॉल्व करते थे और रेवोल्यूशन टैक्स के द्वारा ये लोगों से पैसा वसूलने लगे। इसी के साथ इनकी इकोनॉमी भी आने लगी और इनकी पावर भी बढ़ने लगी। तीसरा, जब भी सरकार इन एरियाज में रोड्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स बनाने का प्लान लाती थी, ये उन प्रोग्राम्स को बॉम्ब से उड़ाने लगे और ये लोग मानते थे कि जब तक इन एरियाज में लोग गरीब और बैकवर्ड ही रहेंगे तब तक वो लोग इन नक्सल्स के साथ रहेंगे और इनके अंडर में रहेंगे। चौथा, ऐसे करते करते ही ये नक्सलिज्म वेस्ट बंगाल से स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे कर इंडिया के सेंट्रल, ईस्टर्न और सदर्न पार्ट्स में फैल गया। ये लगभग 180 डिस्ट्रिक्ट में फैल गया और इस एरिया को रेड कॉरिडोर का नाम दे दिया गया। भाई ये तो सही में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार। तो पिछली सरकारों ने इसको रोकने के लिए क्या किया? उनको इतनी सक्सेस क्यों नहीं मिली? तो भाई अब ये तो हुआ बेसिक्स और अब आते हैं उस पीरियड पे जब नक्सलिज्म अपने एकदम पीक पर था और यूपीए की गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर लेट डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भी यही कहा था कि ये देश के लिए एक सबसे बड़ा इंटरनल थ्रेट है। तो पहला था सिक्योरिटी मेजर, जिसमें फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग करना, मॉडर्न इक्विपमेंट प्रोवाइड करना और इंटेलिजेंस लेड ऑपरेशंस को बढ़ावा देना था। और तब के होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम जी ने भी नक्सलिज्म के खिलाफ यही रुथलेस स्टेप्स लेने का प्रयास किया और मनमोहन सिंह जी का ये भी मानना था कि सिर्फ फोर्सेस से काम नहीं चलेगा और हमें रूट कॉज को एड्रेस करना होगा, यानी लैक ऑफ डेवलपमेंट और ट्राइबल राइट्स की कमी को दूर करना होगा। इसके लिए गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट एक्ट और पीसा एक्ट जैसे एक्ट्स को भी इम्प्लीमेंट करने की बात की और उनके लिए स्पेशल पैकेजेस को अनाउंस किया गया। लेकिन इस सब स्ट्रेटेजी के बाद भी यूपीए गवर्नमेंट के दौरान नक्सलिज्म अपने पीक पर था। इनफैक्ट 2004 से 2014 के बीच 16,400 नक्सल इंसिडेंट्स हुए, जिसमें 1,851 सिक्योरिटी पर्सोनेल और 4,766 सिविलियंस ने अपनी जान खोई। 2010 में नक्सल इंसिडेंट्स का नंबर 1,936 तक पहुंच गया था, जो कि अभी तक का एक हाईएस्ट नंबर है। और इसी दौरान कुछ बड़े हमले भी हुए, जैसे 2003 में अटैक ऑन चंद्रबाबू नायडू, द सीएम ऑफ आंध्र प्रदेश। वो उस दौरान तिरुमाला जा रहे थे और उन पर क्लेमोर माइन से अटैक हुआ, जिसमें उनको काफी इंजरीज हुई, पर फॉर्चुनेटली उनकी जान बच गई। 2005 में जहानाबाद जेल ब्रेक, जिसमें 1000 से ज्यादा नक्सलाइट्स ने जेल पर अटैक कर और 300 से ज्यादा कैदियों, जिसमें टॉप नक्सल लीडर्स भी शामिल थे, उन्हें भगा दिया गया। 2008 में बली मेला अटैक, जिसमें 38 से ज्यादा सिक्योरिटी पर्सनल्स की जान गई। 2010 दांतेवाड़ा बॉम्बिंग अटैक, जिसमें 31 से 40 सिविलियंस और सिक्योरिटी पर्सनल्स की जान गई। और 2010 दांतेवाड़ा एम्बुश अटैक, जो सबसे बड़ा अटैक माना जाता है, जिसमें 76 सिक्योरिटी पर्सनल्स की जान गई। अब आते हैं कि यूपीए गवर्नमेंट को स्ट्रेटेजी होने के बाद भी इतनी सफलता क्यों नहीं मिली। इसके पीछे कुछ रीजंस है। पहला है कि पॉलिटिकल विल और यूनिटी में कमी थी, यानी कुछ लोगों का मानना ये था कि नक्सलिज्म एक बहुत बड़ा थ्रेट है और कुछ लोगों का मानना था कि ये सिर्फ मिसगाइडेड ग्रुप्स हैं। तो इसके लिए ना ही तो कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिसी बन पाई और ना ही इम्प्लीमेंट हो पाई। दूसरा था कि स्टेट और सेंट्रल फोर्सेस के बीच में कोऑर्डिनेशन की काफी कमी थी और इसके कारण नक्सलाइट्स ने इसका फायदा उठाया। और तीसरा था कि जो स्पेशल पैकेजेस अनाउंस किए गए थे, उसको इम्प्लीमेंटेशन में काफी प्रॉब्लम आई, यानी करप्शन के कारण वो अमाउंट कभी एंड रिजल्ट तक पहुंच ही नहीं पाया। ये कितना सरप्राइजिंग नहीं है कि टू प्रोलॉन्ग स्ट्रैटेजी भी निकाली इन्होंने, बट दिक्कत क्या रह गई, ये लोग एग्जीक्यूट नहीं कर पाए और फिर इसके चक्कर में इतने टैक्स भी हुए जो ये रोक भी नहीं पाए। पर मेरे को तू भाई एक बात बता, अभी की सरकार वो ऐसा क्या अलग कर रही है? भाई ये तो हुई पूरी कहानी। अब आते हैं उस पार्ट पे जो तू ऑनलाइन रील्स और क्लिप्स में देखता है। 2014 के बाद जब बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट पावर में आई तो स्ट्रेटेजी में एक बहुत बड़ा चेंज आया। उन्होंने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को अपनाया, जिसमें सिक्योरिटी और डेवलपमेंट को दोनों को ही एग्रेसिव मोड में लाया गया। और जब यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने एक डेडलाइन सेट की है, 31 मार्च 2026 तक इंडिया को नक्सलिज्म से पूरी तरह से मुक्त करना है। इसका असर डेटा पे सीधा दिखाई देता है। 2014 से 2024 तक नक्सल वायलेंस के इंसिडेंट्स में 53% की गिरावट आई है। सीधा हाफ?
क्या बात है। और फिर कैजुअलिटीज? भाई ये कैजुअलिटीज में भी काफी रिडक्शन देखने को मिला है। जैसे सिक्योरिटी फोर्सेस के डेथ रेट में 73% का रिडक्शन है और सिविलियंस की डेथ रेट में 70% का, जो कि एक काफी ही अच्छा फैक्टर है। और मेन बात तो ये है, जो नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट थे 2014 में 129 से अब एज ऑफ 2025 वो 18 ही रह गए हैं, जिसमें से ओनली 6 आर कंसिडर्ड एज मोस्ट अफेक्टेड। ये सारी डेवलपमेंट्स और इम्प्रूवमेंट सिर्फ बातों से नहीं हुई है, इसके पीछे एक क्लियर स्ट्रेटेजी रही है एग्रेसिव सिक्योरिटी और रैपिड डेवलपमेंट की। और इसके कुछ की अचीवमेंट्स भी हैं, जैसे 2014 से लेके अब तक 14,600 किलोमीटर्स की नई रोड बनाई गई है और 7,768 नए मोबाइल टावर्स लगाए गए हैं, जिससे सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस और लोकल लोगों के लिए कनेक्टिविटी काफी बड़ी है। और रिमोट एरियाज में सिक्योरिटी कैंप्स और पुलिस स्टेशन की संख्या 2014 के 66 से 2024 में 612 हो गई है, जिससे पुलिस की और सिक्योरिटी फोर्सेस की प्रेजेंस काफी बड़ी है और ये अब ज्यादा एरिया कंट्रोल कर पा रहे हैं। नक्सल लीडर्स को भी काफी सिस्टमैटिकली एलिमिनेट किया जा रहा है। 2025 में अब तक 300 से ज्यादा नक्सलाइट्स को न्यूट्रलाइज किया गया है और इसी साल मई में 50 आवर्स के ऑपरेशन में CPIM के जनरल सेक्रेटरी केशव राव को एलिमिनेट किया और उन्हीं के साथ 26 और नक्सलाइट्स को न्यूट्रलाइज किया गया है। गवर्नमेंट इन एरियाज में, विलेजेस में स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स और बैंक ब्रांचेस खोल रही है, जिससे लोगों को इनका डायरेक्ट बेनिफिट्स मिल सके और ये लोग नक्सल्स के पैरेलल गवर्नमेंट पर ज्यादा डिपेंडेंट ना रहें। कंपैरेटिवली देखा जाए तो भाई ये जो दोनों गवर्नमेंट है, इनकी स्ट्रैटेजीज तो लगभग सेम सी ही है, बट एग्जीक्यूशन का देख तो कितना ज्यादा फर्क है। कि जो करंट गवर्नमेंट है, इन्होंने 126 मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट से शुरू करके अब सिर्फ 18 पे आ गए हैं। बहुत बढ़िया है यार। भाई अब तू समझा, ये जो तू क्लिप्स देखता है ये सिर्फ कोई ऑप्टिमिज्म नहीं है, वो एक स्ट्रेटेजी है और उसके रिजल्ट्स ये बताते हैं कि हाँ, नक्सलिज्म का एंड हो सकता है। भाई अब समझ आया, थैंक यू इतने लेमैन शब्दों में समझाने के लिए। इसका मतलब ये सिर्फ पुलिस और पॉलिटिक्स का इशू नहीं है, इसके पीछे एक बहुत लंबी हिस्ट्री है और इतना प्रोग्रेस देख के आई फील वेरी ऑप्टिमिस्टिक नाउ। ये नक्सल मुक्त भारत का प्लेज प्रैक्टिकल तो जरूर है। तो भाई ये थी फुल स्टोरी नक्सलिज्म की। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपके क्या ओपिनियंस है एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। Thank you. थैंक यू।